हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो मेरे भाई क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें 2026 में आपको क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश का जो सेक्शन सी होता है ना, ग्रामर सेक्शन, इस पूरे ग्रामर सेक्शन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो 12th इंग्लिश ग्रामर का ये वन शॉट वीडियो है। अगर आपका भी टारगेट है भैया इस बार 2026 में 100 में 95 प्लस लेकर आना है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ऐसा वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी एक ही वीडियो में आपका मैं 25 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी कि जो सेक्शन सी होता है ना, पूरे 25 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज हम 25 नंबर कंप्लीट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा कि आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सेक्शन ए जो होगा अनसीन पैसेज दिया जाएगा 15 नंबर का। सेक्शन बी में आर्टिकल राइटिंग रहेंगे 10-10 नंबर के, यानी कि 20 नंबर। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर और सेक्शन डी में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री मिलाकर 40 नंबर, और टोटल मिलाकर ये 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। सेक्शन सी को आज हम प्रिपेयर कराने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपना देखेंगे, बिल्कुल जैसे पेपर में आपके आता है ना, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सारी चीजें, वैसे ही हम सेम एज इट इज देखने वाले हैं। पेपर का पूरा सेक्शन सी में उठा लाया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में जो सेक्शन सी होता है ना, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसमें सबसे पहले आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पहले हम उसको ही पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस सबको पढ़ेंगे। देखो दिया रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे पेपर में रहता है सेम मैं यहां पे लेकर आया हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, फिर सिनोनिम्स रहेगा, फिर आपका सिंटैक्स रहेगा, और उसके बाद में एंटोनिम रहेगा। 2-2 नंबर का एक एक रहेगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। जैसे देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो ये पर्सन, ये एक व्यक्ति, हु इज लवर, जो प्रेमी है, आप मैनकाइंड, मानव जाति का या मानवता का, और ह्यूमैनिटी यानी कि मानव जाति का इन जनरल, वो कहलाता है। मतलब वो व्यक्ति जो मानव जाति या सामान्य रूप से मानवता का प्रेमी हो, उसको एक वर्ड में हम क्या कहते हैं? ए है एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी, बी है ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, सी है फिलांथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी या जनहितैषी, और डी है सीस्मोलॉजिस्ट यानी कि भूकंप विज्ञानी। भैया जो मानव जाति या मानवता का प्रेमी होगा उसको हम कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी या जन हितैषी, जो मनुष्यों से प्रेम करता हो या जो लोगों का हित चाहता हो, उसे हम फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। चलो भैया दूसरा वाला देख लो, बी वाला देख लो ध्यान से। बी वाला हमारा जो है ये आइडियम्स एंड फ्रेजेज होता है। देखो भैया थोड़ी सी गर्मी है तो एडजस्ट कर लेना, सर जी को गर्म लगेगी तो। देखो द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, मतलब सेट ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है? देखो भैया हमारे इस मेहनत के लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश, पूरे इंग्लिश का वन शॉट लेकर आऊं ना, तो आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा और पूरे इंग्लिश का वन शॉट भी लेकर आऊंगा। 1000 लाइक तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलो फ्रेज, सेट ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। तो टू लीव ये प्लेस, किसी स्थान को छोड़ना,
टू हेट ये प्लेस, किसी स्थान से घृणा करना। टू स्टार्ट टू गो यानी कि चलने के लिए जाना, चलना शुरू करना। और टू बी फोर्स्ड टू गो यानी कि चलने के लिए मजबूर होना। भैया सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो, मतलब चलना शुरू करना। सेट ऑफ का मतलब होता है चलना शुरू करना। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया ये भी समझ में आ गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस दो नंबर के आते हैं, इन सबको मैं आपको फिनिश कराऊंगा एक वीडियो में, टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सी वाला देख लो। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। इसका सिनोनिम क्या होगा? देखो भैया सिनोनिम्स का मतलब होता है ना समानार्थी शब्द। देखो आपको वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब भी स्पष्टवादी होता है। समानार्थी शब्द का मतलब जो समान अर्थ रखते हो, जैसे देखो फूलिश का मतलब मूर्ख होता है, ये नहीं होगा। वाइड स्पोकन मतलब व्यापक रूप से बोली जाने वाली, ये भी नहीं होगा। सी है सेमलेस यानी कि बेशर्म, ये भी नहीं होगा। डी है कैंडिड यानी कि स्पष्टवादी, बिल्कुल डी वाला सही होगा। फ्रैंक का सिनोनिम कैंडिड होगा, कहीं भी जाकर सर्च कर लो भैया, यही सही आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रैंक का सिनोनिम होगा कैंडिड। चलो भैया आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कुछ करके दिखाना है ना, तो इन सबको एकदम पढ़ के जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। कहीं भी सेंटेंस में गलती है मेरे भाई, उसको सही करके लिख दो, इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे देखो सरदार पटेल वाज थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन यानी कि महानतम आदमियों में से एक ऑफ इंडिया, भारत के। तो सरदार पटेल भारत के महानतम पुरुषों में से एक थे। तो which word in this sentence is an error, मतलब इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, इसको आपको बताना है। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। देखो ए है आपका वाज, इसमें गलती नहीं है। बी है मैन, इसमें ग्रेटेस्ट या वन, भैया मैन में गलती है। देखो सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन्स ऑफ इंडिया कर दीजिए, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। देखो मैन का जो प्लूरल होता है ना मैन होता है, बस हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मैन में गलती है। चलो नेक्स्ट वाला देख लो मेरे भाई, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा रहेगा एंटोनिम। अब भैया सिनोनिम पूछा जाए एंटोनिम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों भाई भाई हैं। तो द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज, पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। जैसे हम लोग देशभक्त हैं, हमारा भारत महान है, भारत माता की जय। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो देखो ब्रेव बहादुर नहीं होगा, कवर्ड डरपोक ये भी नहीं होगा। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार, यही होगा। और डी है ऑनेस्ट, ईमानदार। तो भैया पैट्रियट का मतलब देशभक्त, तो इसका ट्रेटर होगा एंटोनिम। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार। तो आपके ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स का मतलब विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो गया मेरे भाई, एंटोनिम भी फिनिश हुआ। तो ये टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेंगे। इसमें आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स एंड एंटोनिम्स। अब हम चलेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स, इन सब को भी हम देख लेते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। नेक्स्ट टॉपिक देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है ना, ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब आपको डायरेक्ट स्पीच ये दिया गया है भैया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा बहुत रूल पता हो भैया तो इजी हो जाता है। सर्फ एक्सेल इजी वास। देखो ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आपको 2 दिए जाएंगे, किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना होगा। बाय द वे हम यहाँ पे दोनों देख लेते हैं, क्योंकि हम पेपर बैठ के एग्जाम हॉल में पेपर थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं कि एक ही करेंगे। देखो फर्स्ट, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। तो भैया यहां पे थोड़ा ध्यान दो, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है ना।
इंपरेटिव भी नहीं है, ऑप्टेटिव भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, तो ये असर्टिव है। ये कौन सा टेंस है भैया? मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, ये आपका प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको जब आप बदलेंगे, ये शैल या कौन सा है, ये शैल बिल वाला है, इसको शुड वुड में बदल देना, काम हो जाएगा। देखो तो लिखेंगे आई सैड टू के स्थान पर हमें लिखना होगा टोल्ड, आई टोल्ड हिम, ठीक है। बीच में हमें लगाना है कंजक्शन डैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो बीच में मैंने डैट लगा दिया। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड का ऑब्जेक्ट, थर्ड में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कीजिए। तो आई टोल्ड हिम दैट, आई बदलेगा आई से तो यहां पे आई ही रहेगा, ठीक है। आई वुड, बिल के साथ आपको यहां पे बिल के जगह पर वुड लिख देना है, आई वुड। देखो अगर आई के साथ बिल लगा है ना, इसका मतलब मैं वहां कल अवश्य नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आई वुड हो गया। नॉट तो नॉट ही रहेगा, गो को गो ही लिखेंगे, दियर दियर में ही रहेगा, अगर हियर होता तो हम दियर में बदलते, ठीक है, दियर। टुमारो को किस में बदलते हैं? टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे द नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये हो गया भैया इनडायरेक्ट स्पीच। ऊपर था कि आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैंने उससे कहा मैं कल वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो नीचे मैंने लिखा आई टोल्ड हिम, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लग गया, बीच में कंजक्शन डैट लगा दिया। आई बदलेगा आई से तो आई ही रहेगा, बिल वुड में बदल जाएगा, नॉट गो देयर टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। अगर टुमारो है मेरे भाई ना, तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। दूसरा वाला, अब दूसरा वाला जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। देखो क्या है, सुधा सैड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं? भैया प्रपोजल और प्रपोजल मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं? लड़की कह रही है। तो भैया देखो ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है ये आपका मतलब कौन सा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? भैया हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। अरे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है मूर्खों, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव ही तो होगा, ठीक है। तो कौन सा टेंस है ये? डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं? वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। तो देखो यहां पे लिखेंगे, ध्यान से समझो, सुधा जी तो सुधा ही रहेंगी भैया, इनके माता पिता इतने अच्छे से नाम रखाए हैं तो हम बदल नहीं सकते। सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज कर देंगे। देखो भैया अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो इंट्रोगेटिव है तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर देते हैं। तो सुधा आस्क्ड मी, ठीक है। बीच में हम दैट नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में हम इफ लगाते हैं या आप वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर, ठीक है। इफ के जगह पर आप वेदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात नहीं है, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, वेदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ, अब देखो आपको अब सब्जेक्ट लिखना है। देखो इंट्रोगेटिव में जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना तो इफ या वेदर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट आगे आ जाता है हाउ, व्हेन, तो आपको इफ वेदर नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। तो सुधा आस्क्ड मी इफ, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सुधा, तो सुधा फीमेल है तो इनके लिए सब्जेक्टिव के सी का यूज करेंगे, तो सी, ठीक है। डू नॉट बदल जाएगा डिड नॉट में, क्यों? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव में डिड नॉट लेते हैं, डिड नॉट, ठीक है। तो सी डिड नॉट लव यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो भैया यू के जगह पर मी हो जाएगा, बस हो गया।
आपको बदलना आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो ये कब आप सीख पाएंगे? जब आप रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। रूल नहीं पढ़ पाते तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मैं करवा रहा हूं टेंशन मत लेना। तो सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू, सुधा ने मुझसे कहा क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं? तो मैंने इसको बदल दिया, सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी, बस हो गया। ये आपका बदल गया इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, दूसरा वाला देख लेते हैं। अब हम सिंथेसिस को देखेंगे। हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो चुका है, तो अब चलते हैं अपने सिंथेसिस की तरफ। ठीक है, चलो गर्मी लग रही है भाई, क्या करें, गर्मी ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देख लो मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखो, कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। आपको इस ब्रैकेट के अनुसार ना इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। देखो, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। सेंटेंस आप एक ही बनाइए लेकिन मीनिंग ना बदले। जैसे देखो, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, रवि ने कड़ी मेहनत की। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छा नंबर नहीं ला सका। मतलब रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कड़ी मेहनत की। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका? क्योंकि उसने स्मार्ट स्टडी नहीं की थी। अगर स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं की, वो ऐसे पढ़ता चला गया, मेहनत करता चला गया, ये उसने नहीं ढूंढा कि हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ो आप लोग। तो देखो, इसको कैसे बदलेंगे? आप लोगों को ऐसे बदलना है, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। दोनों सेंटेंस को जोड़कर, देखो एक सेंटेंस आपका ये वाला हो गया और दूसरा सेंटेंस ये वाला हो गया, दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, मीनिंग ना बदले। तो देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, ऐसे लिख देंगे। कॉमा लगाया है मैंने, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये हो गया, ये आपका बदल गया भैया सिंपल सेंटेंस में कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी रवि अच्छे अंक नहीं ला सका। ऊपर क्या था? रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक नहीं ला सका। नीचे भी वही मीनिंग है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि अच्छे अंक नहीं ला सका। बस मैंने स्पाइट ऑफ का यूज कर दिया, ये सिंपल सेंटेंस में बदला जा चुका है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देख लो, आप लोग नोट करते रहो। दूसरा देखो, दूसरा देखो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वो दौड़ नहीं जीत सकता। ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वो रेस नहीं जीत सकता। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। कैसे बदलोगी? तो देखो, एक आपने सुना होगा टू वाला, क्या सुना होगा? टू वाला। ऐसे करते हैं, ही इज टू स्लो, he is too slow to win the race। मतलब आपको ये लिखना है कि he is too slow to win the race, वो दौड़ जीतने के लिए बहुत धीमा है। ऊपर मैंने लिखा था ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस, वो बहुत धीमा है, वो दौड़ नहीं जीत सकता। नीचे क्या लिखा? ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वो दौड़ जीतने के लिए बहुत धीमा है। भैया वही चीज है, मीनिंग सेम है, मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। बहुत सिंपल होता है ये सब, बिल्कुल हलवा होता है भाई। 2-2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे साथ बने रहो, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तक है हम, नो टेंशन। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन भैया को देख लेते हैं। 2-2 क्वेश्चन हम सबके पढ़ रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा अगला टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सी वाला है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है।
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना ब्रैकेट के अनुसार। जैसे देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, आपको इस ब्रैकेट के अनुसार यहां से सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखो, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर भोपाल जितना गर्म नहीं है, क्योंकि भैया कश्मीर में बर्फ वर्फ गिरते हैं तो उतना गर्म नहीं है। इसको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो है पॉजिटिव डिग्री है। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर भोपाल जितना गर्म नहीं है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दो भैया। कैसे बदलोगे? देखो, कौन गर्म नहीं है? भोपाल। कश्मीर भोपाल जितना गर्म नहीं है, तो कौन ज्यादा गर्म है? देखो, विशेषता किसकी है? भोपाल की। भोपाल ज्यादा गर्म है, तो यहां पे लिखेंगे भोपाल। पहले भोपाल लिखेंगे, भोपाल इज हॉट। हॉट में हम लोग लगा देंगे ER, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं। जहां EST नहीं लगता उसके आगे दा लगा देते हैं। तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ठीक है, तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। यही लिख दो मेरे भाई, आपका ये हो चुका है कंपैरेटिव डिग्री। भोपाल कश्मीर से ज्यादा गर्म है। देखो, मीनिंग सेम है। ऊपर कहा गया कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर भोपाल जितना गर्म नहीं है, मतलब भोपाल ज्यादा गर्म है ना। तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, भोपाल कश्मीर से ज्यादा गर्म है। बस हो गया मेरे भाई, सिंपल है। इसको नोट कर लो ऐसे फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। यू कैन सॉल्व इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। यू कैन सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा मेरे भाई, तो इसको कैसे? यू कैन सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सॉल्व कर सकता है? यू, ये सब्जेक्ट है। किसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे, तो ये ऑब्जेक्ट है। जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इट है ऑब्जेक्ट, तो इट कैन लगाएंगे, इट कैन बी, इट कैन। देखो भैया, कैन कुड है ना, तो पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कैन बी लगाते थे। इट कैन बी सॉल्व्ड, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा। बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय यू। तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन था यू कैन सॉल्व इट, पैसिव वॉइस में बदलना था, तो इट कैन बी सॉल्व बाय यू, ये पैसिव वॉइस में बदला जा चुका है मेरे भाई। हो गया, समझ में आ रहा है? अरे एकदम हलवा है भैया। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स पे अपने चल देते हैं। सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। देखो ये डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये भैया सिंटैक्स है। सिंटैक्स ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, इसमें आपको सेंटेंसेज को सही करके लिखना होता है। जैसे देख लो, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वो बहुत सज्जन आदमी है। भैया मोस्ट और परफेक्ट दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिखना है ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। मोस्ट को हटा दो, परफेक्ट खुद में परफेक्ट है मेरे भाई। तो लिख दो यहां पे, कैसे लिखेंगे? देखो, ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। बस हो गया मेरे भाई, ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। ये हो गया है आपका काम तमाम। दूसरा, व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो? व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो? भैया अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो फ्रॉम नहीं लगेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ऐसे, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो? भैया अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। बस यही छोटी छोटी गलतियां होंगी, पहचान के लिख दो भैया, नंबर आपके हाथ में है। चलो एक लास्ट वाला टॉपिक हम देख लेते हैं मेरे भाई। वो टॉपिक आपका जो है ये है होमोफोन्स। इसको समझ लेते हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको 2 जोड़े ऐसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे, कैरियर, और कहा जाएगा इसको सेंटेंस में यूज करो ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे देखो, दोनों अलग अलग हैं। इस कैरियर का मतलब होता है जो आपका पेशा है, जो आपका व्यवसाय है, या जो आपकी
रूटीन है, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। कैरियर का मतलब जो पेशा, व्यवसाय या आजीविका है, जो हम कैरियर बनाते हैं, इस कैरियर का मतलब होता है वाहक। तो देखो टॉम, इस कैरियर का मतलब है पेशा या आजीविका, या जो आप काम करते हैं वो कैरियर होता है। तो टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, टॉम का पेशा या टॉम की आजीविका बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो देखो यहां पे कैरियर को यूज मैंने कर दिया भैया, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। इस कैरियर का मतलब वाहक होता है। द ऑनर्स यानी कि मालिक ऑफ प्राइवेट कैरियर्स, निजी वाहकों के, आर ऑन, वो हैं ये लॉन्ग स्ट्राइक, एक लंबी हड़ताल पर। मतलब निजी वाहकों के मालिक एक लंबे हड़ताल पर हैं। जो निजी वाहन होते हैं ना, जैसे लिखा रहता है ट्रक या बस में निजी कार्य हेतु, तो निजी वाहकों के जो मालिक हैं वो एक लंबे हड़ताल पर हैं। तो यहां पे कैरियर का मतलब होता है वाहक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देख लो। ये देखो डेयरी और डायरी, बस एक शब्द इधर हो गया है, ये एक शब्द इधर हो गया, इतना ही अंतर है। इस डेयरी का मतलब होता है डेयरी, आई बाय मिल्क फ्रॉम ए डेयरी, मैंने डेयरी से एक दूध खरीदा। तो यहां पे इसका मतलब होगा डेयरी, ठीक है। चलो इस डायरी का मतलब डायरी होता है, देखो इट इज गुड टू राइट डायरी डेली, मतलब डेली डायरी में लिखना बहुत अच्छा होता है। डेली आपको डायरी में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो भैया ये होमोफोन्स हो गया। देखो 20 नंबर तो हमारा हो गया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का सिंथेसिस, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन, 2 नंबर का सिंटैक्स और 2 नंबर का आपका हो गया क्या, होमोफोन्स। टोटल 20 नंबर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 25 नंबर हमें कंप्लीट करना था। तो देखो भैया 5 नंबर का आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। बाय द वे इस टॉपिक पर वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर एक स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा, कैसे आप ट्रिक की सहायता से हिंदी के पैसेज को आसानी से चुटकियों में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई? 20 नंबर तो आपके कंप्लीट हो ही गए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। और एक चीज और याद रखना कि भैया इतना पढ़ने से 20 नंबर नहीं कंप्लीट होगा, बस आगे आगे देखिए, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।